सर, वो लोग 4 लड़के थे। उन्होंने पहले मुझे कुछ पिलाया और उसके बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी इज्जत और उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया और सब जोर-जोर से हंस रहे थे। ये सब ना वो दिव्या और उसके परिवार वालों ने मिलकर किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। सर प्लीज, आप उन लोग को छोड़ना मत, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। चारे, गिरफ्तार करो। दीवार, तुम अंदर देखो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? चलो बताते हैं। साहब लेकिन चलो। चल। एक अस्पताल में काम करने वाली जस्सी नाम की एक नर्स घायल अवस्था में सड़क के किनारे पाई गई। उसके शरीर पर गंभीर जख्मों के निशान थे और उसका बलात्कार भी किया गया था। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि जस्सी ने अपनी इस हालत के लिए 1 या 2 लोगों को नहीं, एक पूरे परिवार को दोषी ठहराया था। अपराध की इस बेहद उलझी हुई साजिश पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन हालात कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि इतने घृणास्पद जुर्म की जड़ क्या थी? आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे थे ये लोग? ऐसा क्या बिगाड़ा था इस महिला ने इन लोगों का जो उसकी आबरू पर भारी पड़ गया? दिव्या, तुमने दवाई ले ली? चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। दिव्या, हेलो, कहाँ खोई हो? मुझे लगता है हितेश और अलका के बीच जरूर कुछ चल रहा है। कौन दिव्या, हितेश और अलका के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हितेश तुम्हारा पति है और तुम दोनों की एक बच्ची भी है। प्लीज अब शक करना बंद करो और ये दवाई लो और अपना ख्याल रखो। चलो मैं बाहर छोड़ती हूँ तुम्हें, आओ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? एक बात पूछूं? क्या है? आजकल आप रोज इतना लेट क्यों आते हैं? फोन करके पूछो हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ऑपरेशन में असिस्ट कर रहा था, इसलिए टाइम लग गया। मैं थक गया, जाके सो जाऊं? खाना लगा दूं? भूख नहीं है। मूवी टिकट? दिव्या, तुम यहाँ? तुम कहती थी ना हितेश और अलका के बीच कुछ नहीं चल रहा। ये देखो मूवी टिकट। दिव्या, तुम यूं ही शक कर रही हो। वो किसी और के साथ भी तो मूवी देखने जा सकता है ना? अच्छा, तो फिर बताने में क्या हर्ज है? हाँ, किस बिना पे तुम ये कह रही हो? हितेश अलका के साथ मूवी देखने गया था। उनके झूठ की बिना पे, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए बेवजह उनका मुझ पर चिल्लाना। दिव्या, तुम यूं ही शक कर रही हो। दिव्या को अपने पति पर शक होने लगा था,
उसे ये चिंता सताने लगी थी कि हितेश की नजदीकियां किसी गैर औरत के साथ पड़ने लगी। जाहिर है दिव्या के पास इस शक की वजह थी, लेकिन क्या ये कारण इतने पुख्ता थे कि हितेश को कटघरे में खड़ा किया जा सके? तू मेरा कब पीछा छोड़ेगी? मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। अब तो जुबान तो बहुत चलती है, यानी लोगों में क्या क्या बकती रहती है। तो जुबान बंद हो जाती, बीमार पड़ जाती है। आज फिर लेट। छोड़ दूं हॉस्पिटल की नौकरी, घर बैठ जाऊं, सबको बोल देता हूं मेरी बीवी शक करती है। प्लीज मुझे घर जाने दो। पेशेंट मरता तो मर जाता ना। मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, उन्होंने बताया आप तो 7 बजे ही वहां से निकल गए थे। साइन क्यों नहीं किया? हाँ? इसमें लिखा है कि तुम गुड्डी या मेरा कोई खर्चा नहीं उठाओगे। मेरा कोई क्लेम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या? दूसरी औरत पर उड़ाने के लिए तो बहुत पैसे है तुम्हारे पास, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची की देखभाल के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, बेटा अब यहाँ बैठो, ठीक है? तुम बैठो, मैं नर्स को भेज। अरे अलका, अरे दीदी कैसी है आप? अरे हमारी छोटी सी गुड़िया को क्या हो गया? मुझे कोई और नर्स चाहिए। क्या हुआ दीदी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो मुझसे हुई है। दूसरे के पति पर डोरी डालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए आप फालतू के इल्जाम हम पर मत लगाइए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? दिव्या, अलका, रिलैक्स। अलका प्लीज तुम चलो, मैं बात करती हूँ तुमसे। और प्लीज आप लोग अपना काम करिए। दिव्या क्या कर रही हो? तुम्हारा ये शक्की नजरिया ही तुम्हारे आड़े आ रहा है। कम से कम अपना तमाशा तो मत बनाओ और मेरी बात पे तो विश्वास करो। हितेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी नजरें हमेशा हितेश पर रहती हैं। अब मेरा मतलब है हितेश बहुत अच्छा इंसान है और अलका और हितेश के बीच ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, समझी तुम? बिलीव मी। हो गई तुम्हारी पट्टी। क्या तमाशा लगा रखा तुमने यहाँ पे? तमाशा तो तुमने लगा रखा है उस अलका के साथ मिलकर, और वो भी खुलेआम। अरे कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल किया होता। तुम मुझे सिखाएगी? तुम मुझे सिखाएगी? दिव्या! अभी थोड़ी देर में इसको हो जाएगा। दिव्या, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आखिर तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो। देखो मुझे नौकरी नहीं गंवानी है, ये रोज काम पे जाना होता है। एक नर्स रखी थी वो भी तुम्हें चाहिए नहीं, वहीं क्यों चली जाओ? जब ठीक हो जाए तो आ जाना। मैं नीचे खड़ा, जल्दी आओ। अरे दिव्या बेटा, तुम अचानक कितने दुबले हो गई हो? दिव्या, जिया जी नहीं आए? हाँ, वो
कुछ अर्जेंट काम था इसलिए बाहर से ही चले गए। से ठीक ही नहीं हो रही है, कोई दवा काम ही नहीं कर रही है। देखिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। ये दवाइयाँ दिन में 3 बार देना और बच्ची से इनको दूर रखना, क्योंकि बच्ची को इन्फेक्शन हो सकता है। जी बहुत अच्छा। जी। बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है डॉक्टर साहब? एक के बाद दूसरी बीमारी लगती जा रही है। देखिए, ये सब मैं मेडिकल टेस्ट के बाद ही बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को जल्दी ठीक कर दीजिए। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा सकती। प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे एक बार एलिजा टेस्ट रिपीट करना होगा। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? देखिए, उस टेस्ट के बाद ही कुछ कंफर्म पता चलेगा। जी डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए, दिव्या को एड्स की बीमारी है। ये एक चौंका देने वाली हकीकत थी जो मेडिकल रिपोर्ट के जरिए दिव्या की जिंदगी में सदमे की आंधी लेकर आई। दिव्या एड्स जैसी गंभीर बीमारी की शिकार हो चुकी थी और अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में एड्स जैसी बीमारी के मरीज बीमारी से ज्यादा लोगों की बेरुखी की मार झेलते हैं। एड्स का खुलासा होने के बाद यह तो साफ हो गया था कि अब दिव्या की जिंदगी में दुश्वारियों का जहर खुल चुका है। लेकिन दिव्या के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो इस बीमारी की चपेट में आई कैसे? पापा, कुछ तो बात होगी इसके चाल चलन में जो इस तरह की बीमारी लेकर इस घर में आई है। पापा, ये बीमारी फैल सकती है, हमें उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए बस। पापा, अगर हम में से किसी को इन्फेक्शन हो गया तो, और जब अड़ोस पड़ोसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी हमारी। इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? बेटा, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बोलो? अब फैसला अब आपके हाथ में है। अगर वो इस घर में रहेगी तो हम में से कोई इस घर में नहीं रहेगा। पापा, इस चरित्रहीन के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। देखिए, एड्स बीमारी का सबसे अहम जरिया है यौन संचारण, यानी शारीरिक संबंध। जरूर ये बीमारी इनको इनके पति से मिली होगी। उसका किसी और लड़की से अफेयर है। ये क्या बात? ऐसे कैसे वो डाइवोर्स पेपर भेज सकता है? ये कोई पहली बार नहीं है पापा, और अब तो उनके पास मेरी बीमारी का बहाना भी है। लेकिन बेटा, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं बात करता हूँ। बेटा, ऐसे वक्त में अपने ही तो काम में आते हैं। दिव्या को इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सपोर्ट का नतीजा है मेरे पीठ पीछे पता नहीं किसके साथ मुंह काला करती थी। ये तो मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। डॉक्टर बनाइए कि बात हम चारों के बीच में हो रही है, जब पूरे शहर में ये बात फैलने में देर नहीं लगेगी। हितेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पर उंगली उठाते हुए। मेरी बीमारी के पीछे अपनी गलतियों को छुपा रहे हो। नर्स के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, और ये एड्स की बीमारी मुझे तुम्ही से मिली है। जवान संभाल के बात करना। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं एड्स है, उसी दिन मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराया था। इसकी रिपोर्ट मेरे पास है, ये देखो। होगी बोलती बंद। बड़ी सती सावित्री बनने का नाटक करती थी,
मैं पूरे दिन काम करता था, मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ कुलछड़े उड़ाती थी और मुझ पर शक किया करती थी। डिवोर्स के बाद एक पैसा नहीं दूंगा, ये बात कान खोल के सुन। जो करना कर ले, और खुद जैसी चरित्रहीन के साथ तो मैं एक पल गुजारना नहीं चाहता। और हाँ, ये केस अगर कोर्ट में गया ना तो बदनामी आप सबकी होगी, ये बात सोच लेना। और डिवोर्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारे परिवार की इतनी बदनामी कराऊंगा कि पूरे शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। पापा, मेरा भरोसा कीजिए पापा, मेरा किसी और आदमी के साथ कोई संबंध नहीं सिवाय अपने पति के। मुझे तुझसे पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन अब पता ये करना है कि तुझे ये बीमारी हुई कैसे। देखो दिव्या, जीत भी आज हॉस्टल से वापस आ रहा है और उसका कमरा तुम लेके बैठी हो। हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ बस। कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाए। अरे कहीं नहीं जाएगी दिव्या, तुम लोगों को जहां जाना है जाओ, अभी इसी वक्त तुम अपनी बेटी को संभाल सकते हैं। पापा, पापा रोकिए उन्हें। कोई जरूरत नहीं, अपने अगर ऐसे होंगे तो नहीं चाहिए हमें ऐसे अपने, पर इनसे तो पराये अच्छे हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, दुख तो नहीं होता है कम से कम। ये अपने हैं। बाबूजी, अरे आ गए बेटा। माँ कैसी है? जीते रहो। अरे दीदी, दीदी आपकी तबीयत खराब थी ना, कैसी है? इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे, तुम खामखा टेंशन ले लेते। लेकिन दीदी ये सही नहीं, ये गलत है। देखो, अब शायद मैं ज्यादा साल नहीं रहूंगी, तुम्हारी एक मदद चाहिए होगी। दीदी आपको मैं जान दे दूंगा आपके लिए। मुझ पर ये जो चरित्रहीन का धब्बा लगा है, मैं इसे मिटाना चाहती हूँ। गुड्डी क्या सोचेगी मेरे बारे में? लोग उसे ताने मारेंगे। मैं ये साबित करना चाहती हूँ, ये बीमारी मुझे मेरे किसी गलत कदम की वजह से नहीं हुई। ये पकड़ साइन कर। देखो, मुझे नौकरी नहीं गंवानी है, मुझे रोज काम पे जाना होता है। एक नर्स रखी थी, वो भी तुम्हें चाहिए नहीं, तुम वहीं के चले जाओ, जब ठीक हो जाए तो आ जाना। लेकिन दीदी आप इतने सालों तक सब सहती रही, और दीदी सोचो कि अगर आपसे छुटकारा पाने के लिए उसी ने आपको ये इन्फेक्शन दिया होता। नहीं जी, कोई इंसान जानबूझकर किसी दूसरे इंसान को ये बीमारी क्यों देगा? क्यों नहीं देता? इंसान इंसान को मार देता है, और ये तो एक नए किस्म का हथियार है। लेकिन दीदी, हमें इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, एड्स सिर्फ शारीरिक संबंध से ही नहीं होता है। एड्स के कई कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड के बॉडी में ट्रांसफ्यूजन होने से, इन्फेक्टेड माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान या फिर दूध पिलाने से, इन्फेक्टेड निडल यूज करने से, यही मुख्य कारण होते हैं एड्स फैलने के। क्या आपको कभी खून चढ़ा गया था या कभी कोई इंजेक्शन दिया गया हो? उस दिन जब मैं गुड्डी के साथ हॉस्पिटल गई थी, तो हितेश ने मुझे जोर से धक्का मारा था। मैडम, अब आप ठीक है? मैं यहाँ कब से हूँ? हाँ, अभी आधा घंटा पहले। डॉक्टर ने अभी आपको इंजेक्शन दिया था, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। दीदी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। दीदी, ये हो सकता है कि हितेश ने आपके साथ जानबूझकर ये सब किया हो। आपने उसे डिवोर्स की एलिमनी मांगी थी और वो नहीं देना चाहता था।
जीजा जी, अब मुझे सच बताइए कि आपने मेरी बहन के साथ क्या किया है। पहले बाप को लेके आई, अब भाई को लेके आई है। तू क्या सोचती मैं डर जाऊंगा तुझसे? देखिए साले साहब, आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी खुद है। मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं किसके साथ जबान संभाल कर बात कीजिए। बहन संभाली जाती नहीं है, जबान मैं संभालूं? क्या बोला? बेटा, सही तरीके अपनाओगे तो जिंदगी अच्छे ढंग से गुजरेगी। जीत, अपने पिताजी का कहना मानोगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर कहीं खून बहा होता तो आपको जरूर दिखता, किसी की जान चली जाती तो आपको दिखाई देता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है उसका आपको एहसास तक नहीं। मैं हर दिन हर पल मर रही हूं, मेरे खून में मौत भर दी गई, लेकिन मेरे अलावा उसे और कोई महसूस नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद वो हितेश अभी भी खुलेआम घूम रहा है और आप है कि... देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके दर्द को नहीं समझ रहा हूं। बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूं मैं आपके दर्द को। मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है, लेकिन उसको साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ तहकीकात और पूछताछ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि आपने उनको HIV के वायरस से इन्फेक्ट किया है, और वो भी सुई के जरिए। एड्स क्या सिर्फ इन्फेक्टेड सुई से ही हो सकता है क्या? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ही सोचिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो मेरा किसी से अफेयर है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड, तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच्चाई तो यह है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं था। बस, हमें फिलहाल इतना ही जानना था। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, इतनी बड़ी बीमारी का बोझ झेल नहीं पा रही है, इसलिए वो बौखला गई है। मिस्टर हितेश, अगर आपकी बात झूठी निकली तो मुझसे बुरा और आपसे बदनसीब आदमी कोई भी नहीं होगा। दिव्या और उसके भाई जीत को अब यकीन हो चला था कि इस बीमारी की जड़ में हितेश ही है। उसी ने साजिशन दिव्या के लिए एड्स का यह जाल बुना था। लेकिन आखिर उनके इस यकीन की बुनियाद क्या थी? किस बिना पर वो इतना संगीन इल्जाम लगा रहे थे हितेश पर? जाहिर है सवालों की यही पहेली अब पुलिस के सामने भी चुनौती बनकर खड़ी थी। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, उसका उस नर्स अलका के साथ अफेयर चल रहा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो उस अलका को बुलवाइए यहाँ। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं है उनके साथ। फिर भी ये दिव्या मुझ पे हमेशा शक करती रहती है। मुझे मेरा काम प्यारा है सर, मैं ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ। अलका जी, एक औरत मर रही है जिसके पास मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जी रही है कि अपने ऊपर लगे हुए बेशर्मी के दाग को मिटा सके, और आप उसकी मदद कर सकती हैं। जानती हैं कैसे? सच बोलकर। सर, हितेश का अफेयर मेरे साथ नहीं बल्कि जस्सी नर्स के साथ है, और ये पूरा हॉस्पिटल जानता है। यानी दिव्या का शक ठीक था, उसका पति किसी और के इश्क में गिरफ्तार था। उसने गलत लड़की पर शक किया, लेकिन शक था बिल्कुल सही। और जिस तरह से हितेश और जस्सी ने खेल खेला था, उससे कोई भी चकमा खा जाता, कोई भी। इंस्पेक्टर साहब, बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है? आखिर जस्सी कहाँ है? वो तो सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है। मतलब क्या किया है उसने? उसकी वजह से कोई रोज तिल तिल करके मर रहा है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये तो उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा। मैंने उसे अपनी बहन से भी ज्यादा करीब समझा था, और वो मेरी ही पीठ पीछे मुझसे धोखा करती रही। दीदी, मैं उसे जहन्नुम से भी बाहर ढूंढ कर निकालूंगा। मैंने एक प्राइवेट एजेंसी को लगा दिया उसके पीछे। अब पुलिस अपना काम करे ना करे, सबसे पहले उसे मैं सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तो हितेश ने 11 सितंबर को एड्स का ब्लड सैंपल लिया था। एक एक करके पुलिस ने वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि हितेश ही इस खतरनाक साजिश का मास्टरमाइंड है।
चलो, ले चलो। उसने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। और कितनी कड़वी और हैरान कर देने वाली है यह हकीकत कि एक पति ने अपनी पत्नी को एड्स के वायरस का इंजेक्शन दे दिया। हितेश जैसे शख्स को किस दायरे में रखा जाए मेरी समझ से तो परे है। उसने पति पत्नी के रिश्ते का गला तो घोटा ही, मानवीय संवेदनाओं को भी सूली चढ़ा दिया। याद रखें, आपको भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके इलाज में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं। अपने ट्रीटमेंट को लेकर हर पहलू के बारे में डॉक्टर और अस्पताल के मैनेजमेंट से पूरी तरह से पूछताछ करें। बहरहाल गुनाहगार तो सलाखों के पीछे था, लेकिन साजिशें सलाखों में कैद नहीं होती। इंसाफ की जंग में दिव्या की जीत अभी कोसों दूर थी। सर, वो लोग 4 लड़के थे। उन्होंने पहले मुझे कुछ पिलाया, उसके बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी और उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया। वो सब जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब था वो दिव्या और उसके परिवार वालों ने मिलकर किया, उससे बदला लेने के लिए। सर प्लीज, आप उन लोग को छोड़ना मत, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। चले, गिरफ्तार करो इन्हें। दीवा, तुम अंदर देखो। क्या हुआ है सर? क्या बात है? चलो बताते हैं। साहब लेकिन चलो। चल। बंद करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हम लोग भला किसी का बलात्कार कैसे करवा सकते हैं? प्लीज। सर, मेरा भाई गुस्से वाला जरूर है, पर वो औरतों की बहुत इज्जत करता है। वो मेरे लिए थोड़ा परेशान जरूर था, पर किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक रेप हुआ है और आप लोगों के खिलाफ बयान दिया गया है, इसलिए आपको अंदर रहना होगा। और प्लीज शोर मत कीजिए। दिव्या के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अदालत उन्हें बेल की अनुमति देती है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को दिव्या के भाई जीत कोचर और उनके माता पिता को हिरासत में रखने का आदेश देती है। मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना, अपना हर सुख दुख तुमसे शेयर करती, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है, ये तो बनता था। और जिस खेल की बात तुम कर रही हो, उसे खत्म करने का एक तरीका है मेरे पास। तुम हितेश पे लगाए हुए केस को विड्रॉ कर दो, मैं तुम्हारी थामे पे लगाए हुए केस को विड्रॉ कर दूंगी। क्यों, है ना बराबरी का मामला? सोचो। दिव्या समझौते के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार को छुड़ाने की खातिर उसे इंसाफ की बलि चढ़ानी पड़ी। उसने अदालत में जस्सी और हितेश पर लगाए सभी इल्जाम वापस ले लिए, लिहाजा वो दोनों बाइज्जत बरी हो गए। अब तय करार के मुताबिक जस्सी को अपना वादा निभाना था। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? जहां तुम बोलो। अब कौन आ गया? गलत वक्त पे हमें कोई ना कोई आता है। मैं चेक करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस यहाँ चली आई? मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी, समझी तुम? अपनी फैमिली को जेल के अंदर सड़ते हुए देखो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुमने मुझ पर और हितेश पर केस फाइल करने की हिम्मत की थी ना? हाँ, अब देखो अपनी फैमिली को सड़ते हुए। देखो
प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरे परिवार वालों को जेल से निकलवा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सॉरी दिव्या, तुम यहाँ से जा सकती हो। जस्सी, हितेश, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। वो लोग तो मुकर गए। बेटा तुम्हें उन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। अब हम शायद कभी नहीं रिहा हो पाएंगे। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। जानू, मेरे लिए एक कप चाय बनाना। जस्सी, आई एम कमिंग डार्लिंग। हितेश, 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 मुझे इंसाफ नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन देर की तड़प का एहसास मैं तुम्हें जरूर करवाऊंगी। ये मेरा खून है। बस अब थोड़े ही दिनों में तुम भी मेरी तरफ बीमार रहने लगोगी। थोड़े ही दिनों पागल मत बनो, देखो मैं तुम्हारा इलाज कराऊं तो तुम ठीक हो जाओगी। हितेश, भूल गए तुम? मेरे साथ में तुमने यही किया था ना? तो मेरी बात तो सुनो। दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं हितेश। हम दोनों बहन ना, हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। ये जो कुछ भी किया ना, ये हितेश ने किया। मैंने कुछ नहीं किया। दिव्या, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। दिव्या तो छोड़ो। मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो मुझे भी लग जाता, मैं मर जाती। मुझे भी ये सब हितेश ने किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कहा था ना ये मर जाएगी, दिव्या मर जाएगी। कब मरेगी ये? मैंने इंजेक्शन दिया था इसको और फिर तुमने कहा था ये मर जाएगी। ये साला जैसे मैंने दिया था उसे। जैसी कर दो। का झूठा नाटक किया, इसे उसके परिवार वालों को बताया और ये मनोज की मरती थी। मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कहा था ना ये मर जाएगी, दिव्या मर जाएगी। कब मरेगी ये? मैंने इंजेक्शन दिया था इसको और इसके परिवार वालों को फंसाया तो भी। सर ये सारा आइडिया दिव्या का था, उनको अरेस्ट करवाने के लिए, उनसे सच उगलवाने के लिए। इंजेक्शन एड्स वाला नहीं था, लेकिन उसका खौफ काम कर गया। सर उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हमने उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। वेल डन दिव्या, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी वजह से अपने ही परिवार पर बोझ बन गई हूं मैं। हर दिन हर पल मौत मेरे सर पर मंडराती रहती है। सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अपराध किया है तुमने। कभी गुड्डी की आंखों में झांक कर वो खौफ देखोगे ना, तब शायद तुम्हें एहसास होगा अपने घिनौनेपन का। बेचारी हर वक्त अपनी माँ को खो देने के डर से सिसकती रहती है। लोग कहते हैं कि शादियां संजोग से होती है। स्वर्ग में बैठे भगवान चूड़ियां बनाते हैं, पर शायद हमारी शादी नर्क में रची गई। मैं चाहती हूँ कि अब तुम और तुम्हारी ये महबूबा तड़प तड़प के उसी नर्क में जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। चलो।
कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। दिव्या की जिंदगी तबाह करने के लिए जो चाल हितेश ने चली, उसी चाल को हथियार बनाकर दिव्या ने अपने गुनहगारों को बेनकाब कर दिया और अदालत से उन्हें उनके किए की सजा दिलवाई। एड्स के साथ दिव्या की जंग आज भी जारी है। उसका परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसे सहारा दे रहा है। उसकी बेटी गुड्डी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही है। पति और पत्नी का रिश्ता भरोसे के पहिए पर ही आगे बढ़ता है। एक दूसरे पर भरोसा करना और उससे भी ज्यादा उस भरोसे को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना इस रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। हितेश ने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा, एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और दिव्या को मौत की कगार पर ला खड़ा किया। भटकाव के रास्ते तो हर मोड़ से निकलते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। शांत और संतुलित मन से चुना गया सही रास्ता शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भर देता है और हितेश की तरह बहके हुए मन से चुना गया रास्ता उस रिश्ते में कड़वाहट घोल देता है। इसीलिए हर शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने रिश्ते की मर्यादा, अपना संतुलन बनाए रखें, ताकि अपराध और कड़वाहट को आपके जीवन में दाखिल होने का मौका ही ना मिल सके। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 फाइट फैक्ट्स।